हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मानस आप लोग को मैं स्वागत करता हूं टेक ट्यूटोरियल चैनल को। आज से मैं आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यू लेके आऊंगा जो कि इलेक्ट्रिशियन, ईपीडी, सोलर टेक्नीशियन, वायरमैन के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मेरा ये जो क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा जो कि आप लोग का एआईटीटी एग्जाम और कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर एटम। देखिए कॉपर एटम का कितना भी हम पहले जानते हैं कि कॉपर का जो एटॉमिक नंबर है 29। इसका मतलब ये है प्रोटॉन या पॉजिटिव जो है ये 29 रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव ये भी 29 रहता है। इसका जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अगर देखेंगे तो के पहले वाला जो है के, तो के में रहता है दो दो, एल में रहता है 8, एम में रहता है 18, और एन में रहता है 1। जो इसका जो है 2n² का हिसाब से रहता है 2n²। इसका मतलब है ये पहला वाला, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये जो है 2 × 1 का स्क्वायर जो होता है 2 ही होता है, जैसे कि इसमें रहा गया है। और फिर 2 × 2 का स्क्वायर जो कि है 8, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये 8 है। तो इसमें 8 है ऑलरेडी। तो ये फिर थर्ड वाला है 2 × 3 का स्क्वायर 18, और जो फोर्थ में जो है 2 × 4 का स्क्वायर जो कि है 32। लेकिन हमारे पास तो एक ही है बचा था इलेक्ट्रॉन जो कि 1 है। इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये इसका फ्री इलेक्ट्रॉन एक है, इसलिए ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसका जो सही आंसर है 29 है। 1 जूल पर सेकंड क्या होता है? देखिए 1 जूल जो है डब्ल्यू है, पर मतलब ऐसा टी सेकंड तो टी होता है, तो W/T हमको मालूम है P = W/T होता है। तो P यहाँ पावर का यूनिट कौन सा है? ये तो वोल्ट का है, वोल्टेज का है, ये करंट का है, ये रेजिस्टेंस का है, ये रेजिस्टेंस का है। तो एक ही बचा है P का पावर का यूनिट, तो P का यूनिट जो है P = W/T। तो ये आंसर हो जाएगा जो C, 1 वाट। Which इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द एग्जाम्पल फॉर मीडियम रेजिस्टेंस फास्ट? देखिए शंट शंट जो होता है थोड़ा हाई रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि किलो ओम में ये आता है। जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है ये माइक्रो ओम में आता है, जैसे कि रह गया हम स्विच का अंदर जब ऑन करते हैं उसका अंदर बहुत ही थोड़ा सा ही रेजिस्टेंस रहता है। जीरो रेजिस्टेंस तो हम बोल नहीं सकते, लेकिन माइक्रो ओम में रहता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस ये ज़्यादातर मिली ओम में रहता है, मिली ओम में रहता है। तो इसलिए जो है जो मीडियम रेजिस्टेंस ये तो दोनों जो है बहुत ही लो रेजिस्टेंस होते हैं, 1 ओम से कम। ये जो हीटर जो है ये 1 ओम से कुछ ओम तक रहता है, इसलिए यही है सही आंसर। व्हिच मटेरियल इज हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट? देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट दो टाइप का रहता है, एक है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और एक है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो रेजिस्टेंस कम होता है, या टेम्परेचर जब कम होता है तो ये रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये उल्टा रहता है, तो ये इसलिए इसको नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। और पॉजिटिव टेम्परेचर क्या होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, या टेम्परेचर जब कम होता है तो रेजिस्टेंस भी कम होता है। तो ये जो है सीधा साधा चलता है, सीधा जैसे कि टेम्परेचर बढ़ा और रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। तो ये ज़्यादातर एनटीसी जो होता है ये नॉन मेटल का होता है, या कोई भी इंसुलेटिंग इंसुलेटिंग मटेरियल वो होता है। लेकिन जो पीटीसी होता है ज़्यादातर मेटल्स में ये पीटीसी रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं टंगस्टन एक मेटल है, यूरेका भी एक मेटल का एलॉय है, नाइक्रोम भी एक, निकेल और का क्रोमियम का एक एलॉय है। तो कार्बन एक ही है नॉन मेटल, यही हो जाएगा एनटीसी। एज पर ओम्स लॉ स्टेटमेंट इन द सर्किट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए ओम्स लॉ का हिसाब से आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, एंड आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई आर या रेजिस्टेंस। तो फिर आई इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशन को हम अगर लेंगे, ये दोनों इक्वेशन को हम अगर लेंगे आई इज इक्वल टू V/R, तो हम ये एक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR भी लिख सकते हैं, और R इज इक्वल टू V/I भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा तीन जो है एक ही फॉर्मूला, लेकिन तीन फॉर्म में हम लिखा गया है।
तो यहाँ जो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ, वोल्टेज के साथ। Which law states that in each closed circuit the sum of voltage drops are equal to zero। देखिए अगर सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अगर रहेगा इज क्लोज सर्किट द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप रहता है तो इसका ये जो है देखिए ये ओम्स लॉ पहले मैं बोल दिया। क्रिचॉफ्स लॉ फर्स्ट लॉ जो है, क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ ये बताता है कि करंट के बारे में बताता है, क्रिचॉफ सेकंड लॉ वोल्टेज के बारे में बताता है, और कुलम्स तो चार्ज के लिए है, ये है नहीं इधर। ये जो है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही है वोल्टेज। इसको क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं या क्रिचॉफ्स मेश लॉ भी बोलते हैं। इसमें वोल्टेज के बारे में बताया गया है। The changes in the resistance per ohm per degree centigrade is called as। Hmm, देखिए इन चेंजेस इन द सर्किट पर ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, या लॉ ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं, नहीं ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। इसका मतलब है हम कितना भी बढ़ रहा है या 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है जो हमको ये इसमें से मालूम चलेगा। Which law states that the sum of the current meeting at a junction is equal to zero। देखिए हम ये केसीएल के हिसाब से जो करंट लॉ का हिसाब से जो है या फर्स्ट लॉ जो बोलते हैं, ये अगर एक जंक्शन है, यहाँ कितना भी करंट आता है, जो ये करंट का ये हो गया I1, ये I2 या I3, यहाँ से जो निकल के जाता है जितना भी करंट निकल के जाए या चार बार जितना भी जाए, I4, I5, I6, I7, इतना भी निकल के जाए ये जो, तो हम दोनों टाइप का लिखते हैं क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7, ऐसे लिख सकते हैं। या ऐसे भी हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, ये अब इधर जब आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, I7 इज इक्वल टू जीरो। तो इधर जो बताया गया है हुईज लॉस्टर से द सम ऑफ करंट, देखिए ये सभी अलजेब्रिकल सम किया गया है, तो ये अलजेब्रिकल सम करने से जीरो होता है। तो यही बताया गया, कहाँ बताया गया, ये क्रिचॉफ्स फर्स्ट लॉ में बताया गया है। द वर्क और एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कैलकुलेटेड बाय, देखिए तो वर्क जो है डब्ल्यू या ई का मतलब ये होता है पी इंटू टी, और पी होता है आई स्क्वायर, आर होता है इंटू टी जो है आई स्क्वायर आर टी। तो हम ये बता सकते हैं, तो हम ये P इक्वल टू आई स्क्वायर आर कैसे मिला, P इक्वल टू वी इंटू आई हम जानते हैं, तो ऐसे हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू वी का प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख सकते हैं। V इक्वल टू आई आर मैं पहले बताया ओम्स लॉ का हिसाब से, जो है P इक्वल टू आई आर इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। ये देखिए आई स्क्वायर आर में लगाए, ये आई स्क्वायर आर टी होता है। V इंटू आई जो है वी आई, पी इक्वल टू वी आई होता है, ये पावर होता है, ये वाट होना चाहिए, जूल नहीं, और ये भी डब्ल्यू नहीं, ये पी होना चाहिए। आई आर जो है वी इक्वल टू आई आर होता है, ये वोल्ट में आएगा, और ये कोई फॉर्मूला ऐसा कुछ है नहीं, और डी जो है सही आंसर है आपके लिए। देखिए हुई when the current is passed through the conductor it get heated, that effects is called as, देखिए जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का अंदर से हम करंट फ्लो करते हैं, वो मैग्नेट हो जाता है, उसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। जब एक हीटर का अंदर से हम करंट फ्लो करते हैं, उसमें गर्मी पैदा होता है या थर्मल इफेक्ट आता है। और जो बैटरी का अंदर या कोई भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इसमें जो करंट फ्लो करने से जो इफेक्ट होता है उसको केमिकल इफेक्ट बोलते हैं। और या कैपेसिटर का अंदर में जब हम सप्लाई देते हैं, तो उसका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में
कुछ चार्ज स्टोर होके लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। तो यहाँ जो है हीट जनरेट कौन सा इफेक्ट का द्वारा होता है, ये थर्मल इफेक्ट होता है, और टोटल 6 इफेक्ट होता है। तो इसमें से तो इधर 4 दिया गया है ऑलरेडी। एन appliances has an resistance of 100 ohm, takes a 2 ampere, so what is the power consumed by the appliances? देखिए इधर पावर पूछा गया, पावर इज इक्वल टू पूछा गया कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, और ऑलरेडी आर दिया गया और आई दिया गया। देखिए P इक्वल टू वी इंटू आई भी हम लिख सकते हैं, या V का प्लेस में आई आर लिख के आई लिख सकते हैं, या आई स्क्वायर आर भी कर सकते हैं। तो हम अगर आई स्क्वायर आर फॉर्मूला डालेंगे, आई आई इधर कितना है, 2 × 2 4 हो जाएगा, और आर है 100, ये 400 वाट हो जाएगा। A 10 volt battery is connected to a 5 ohm resistor, then the current flow through the resistor। देखिए अगर एक एक बैटरी ऐसा है, तो हम क्या किया, एक एक रजिस्टर लगाया, एक ऐसा रजिस्टर लगाया, एमीटर को सीरीज में लगाया, और ऐसे अगर लगाया तो देखिए इधर जो है 510 वोल्ट सप्लाई दिया, और ये 5 ओम लगाया। तो हमको आई कितना पूछा गया है, तो हमको मालूम है आई इज इक्वल टू वी इंटू, सॉरी वी बाई आर। वी कितना है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट डिवाइड बाई 5 ओम इज इक्वल टू 1 एम्पियर, सॉरी 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो आंसर इधर 2 एम्पियर हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। ये कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ लैम्प 200 वाट 250 वोल्ट। देखिए हमको ये मालूम है, हमको रेजिस्टेंस मालूम करना है, आर कितना मालूम करना है, और इधर जो दिया गया कितना, P इज इक्वल टू 200 वाट दिया गया, और वोल्टेज V इज इक्वल टू दिया गया है 250 वोल्ट। हमको मालूम है कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर कैसे निकला, आप इधर देखिए, तो P इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। V जो है वी आई, आई का प्लेस में हम लिख सकते हैं V बाई आर, तो हो गया वी स्क्वायर बाई आर। तो ये फॉर्मूला हम डाल के अभी निकालेंगे। तो वी स्क्वायर V कितना है, 250 इंटू 250 डिवाइड बाई 200 वाट। ये देखिए दो कट गया, जीरो, तो ऊपर हो गया 625 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 312.5। ये है आंसर, ये है डी हो जाएगा आपका आंसर। In which materials if the temperature is increased then the resistance will be decreased? देखिए मैं पहले से बता चुका हूँ, एनटीसी और पीटीसी अभी कुछ देर पहले ही मैं बता रहा था। एनटीसी में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस कम होता है, और पीटीसी में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो हमको एनटीसी पूछा गया, और एनटीसी एक ही है, कार्बन नॉन मेटल। ये सेमी क्वेश्चन एज इट इज पहले से था थोड़ा। which is the commercial unit of electrical energy? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट हम अगर देखेंगे, द W इक्वल टू P इंटू टी होता है। P जो है वाट होता है, और T वाट, W जो ये जो होता है P T को हम आवर और सेकंड दोनों में लिख सकते हैं। देखिए वाट सेकंड भी होता है, और वाट आवर भी होता है। लेकिन जो हमारा कमर्शियल यूनिट है, किलो वाट आवर होता है। इसका मतलब है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का अगर कोई भी एक लोड 1 आवर के लिए चलेगा, तो उसको 1 किलोवाट आवर को आ जाएगा, और 1 किलोवाट आवर जो है 1 यूनिट का बराबर होता है। जो हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का यूनिट देते हैं, वो 1 किलोवाट आवर ही होता है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड ऑन। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पहले मैं बताता हूँ। रेजिस्टेंस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ कम होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर इज
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये एक रह गया, ये जो प्लेस है इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया से इन्वर्सली रहता है। तो ये तो रेजिस्टेंस के साथ होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी रेजिस्टेंस के साथ होता है। ये गलत होगा और आपका जो सही है ये है, ये सही है। ये तीनों नहीं है, ये तीनों नहीं है, तो ये सही है। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसका कौन सा मटेरियल से बना, जैसे कि कॉपर का अलग, एल्यूमिनियम का अलग, ऐसे अलग अलग रहता है। व्हाट विल बी द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर 60 ओम इफ करंट इज, देखिए अगर ऐसे इसे मैं पहले से मैं बताया था, अगर ये एम्पियर मीटर है, 0.1 एम्प आ रहा है, 0.1 एम्पियर आ रहा है। ये देखिए मैं क्लोज सर्किट किया, जब तक क्लोज सर्किट नहीं किया तब तक करंट तो फ्लो होता है नहीं। ये 0.1 है, ये 60 ओम है, हमको वोल्टेज कितना पूछ रहा है। तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आई है 0.1 एम्पियर इंटू आर 60 ओम इज इक्वल टू 6 वोल्ट। द मंथली पावर कंजप्शन ऑफ 10 लैम्प्स 100 वाट इज 8 आवर्स ए डे। इसका मतलब ये है कि 10 बल्ब, 10 लैंप 10 वाट का जो है डेली 8 आवर्स चलता है, तो फिर कितना एक महीने में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा आप देख लीजिए। पहले वाटेज P इज इक्वल देख लीजिए, 10 बल्ब इंटू 100 वाट का, तो फिर हो गया 1000 वाट, या 1000 वाट, या फिर 1 किलोवाट। तो फिर हमको कितना डेली 8 आवर का चलता है, तो फिर एनर्जी हम ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि P इंटू टी, पावर है 1 किलोवाट इंटू 8 आवर। तो फिर तो डेली कितना कंजप्शन है, 8 किलोवाट आवर, या 8 यूनिट का, 8 यूनिट्स का है। तो फिर एक महीना 30 दिन का होता है, तो 30 दिन का अगर एक महीना होता है 30, तो 24 यूनिट्स होता है। तो हाँ, हो सकता है कि 31 डेज भी हो सकता है, हम देख लेते हैं। तो ये 248 यूनिट्स होगा। और अगर 28 दिनों का है, 28 दिनों का है, तो 8 होने से कितना हो जाएगा, 224 यूनिट्स हो जाएगा। तो इधर हम देख लीजिए, आप देख लीजिए इधर कि 224 नहीं है, या फिर ये भी नहीं है, 248 भी नहीं है, ये 240 भी नहीं है, ये 250 नहीं है, तो एक ही है, ये 30 डेज का है। 30 डेज का महीना का ये है, आंसर सही है। The cross-sectional area of a conductor is 20 square meter and its resistance is 4 ohm. If the its cross-sectional area is doubled, इसका मतलब ये है 20 स्क्वायर मीटर का, 20 स्क्वायर मीटर का एक था, एक कंडक्टर जो है अभी डबल हो चुका है। डबल हो चुका है मतलब ये 20 जो था अभी 40 हो चुका है। तो इसका मतलब ये है, हमको मालूम है कि रेजिस्टेंस इज इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसका मतलब ये है कि ये डबल हो गया तो ये रेजिस्टेंस जो है आधा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस पहले कितना था, 4 था, तो आधा हो जाएगा मतलब 2 ओम हो जाएगा। अभी जो आंसर है 2 ओम हो जाएगा। इन ए क्लोज लूप ऑफ ए डीसी सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू। तो हम ऐसे ईएमएफ देख सकते हैं, अलजेब्रिक सम। तो ये जो है अलजेब्रिक सम ऑफ, ये भी हो सकता है सही। कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ। देखिए V जो है अलजेब्रिक सा ईएमएफ, जो ईएमएफ या V या ईएमएफ आप कुछ भी बोल सकते हो, E इज इक्वल टू आई आर होता है, आई आर। तो आई आर जो है आप इधर लिखा गया अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड द करंट आई। तो आई और आर का जो है, तो जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जैसे कि एक ऐसा है, 2 या 3 को है, एक ऐसे ही, सॉरी, एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, और ये तीसरा रेजिस्टेंस। ये अगर सोर्स को लगाया गया तो इधर सप्लाई दिया गया, पॉजिटिव और नेगेटिव दिया गया।
तो इसमें देखिए आई जो करंट, तो ये सीरीज है तो फिर करंट आई तो हर जगह सेम रहेगा, तो ये रेजिस्टेंस R1 या R2 या R3 रहेगा। तो इधर का वोल्टेज ड्रॉप है जो IR वोल्टेज ड्रॉप, ये IR1, ये IR2 या IR3 होता है, ये तीनों का जो ऐड करने से जो आएगा वो जो सप्लाई ईएमएफ, सप्लाई वोल्टेज या ईएमएफ के साथ सेम होता है, तो ये सही होता है। फिर क्या है, तो वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप का भी फॉर्मूला वही है IR, तो ये कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है, ये कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है, ये कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है, तीनों को ऐड करने से ये भी सही होता है, ये दोनों ही सही है। तो ये जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का हिसाब से ये है, दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आऊँगा। फटाफट मेरा चैनल को आप शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।